जय हिंद देशवासियों, आप सभी लोगों का अपेक्स द लर्निंग प्लेटफॉर्म में हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आपका अपना साथी विभोर श्रीवास्तव। जैसे कि मैंने आपको पिछले क्लास में शिशु नागवंश कंप्लीट करवा दिया था, अब स्टार्ट करते हैं नंदवंश। नंदवंश में भी अलग अलग पुराणों में, अलग अलग ग्रंथों में इसके अलग अलग मत हैं, जैसे कि मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जिस व्यक्ति ने शिशुनाग वंश का अंत करके नंद वंश की स्थापना करी थी, वह आपका कैसा था? वो निम्न वर्ष से संबंधित था, ये हमारे इतिहासकार कहते हैं। इसका नाम अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग नाम दिए गए हैं। जैसे आपके पुराण में इसको महापद्मनंद कहा जाता है। जब हम महाबोधि ग्रंथ की बात करें तो उसको उग्रसेन नाम से जाना जाता है। जब हम भारतीय और विदेशी साक्ष्यों की बात करें, जो आपका नंदवंश में जो साक्ष्य मिले हैं, वो बताया गया है कि ये निम्न जाति एवं शूद्र से रिलेटेड था। ये भारतीय और आपके विदेशी जो साक्ष्य मिले हैं वह बताते हैं। जब हम पुराणों के अकॉर्डिंग बात करें तो वह बताते हैं शिशुनाग वंश का जो अंतिम शासक था, तो राजा की जो एक महानंदा स्त्री के गर्भ से यह आपका महापद्मनंद उत्पन्न हुए थे। आपके पुराणों से ये भी जानकारी मिलती है और विष्णु पुराण से साक्ष्य मिलते हैं। जो आपका महापद्मनंद था, ये काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली था और ये काफ़ी क्षत्रियों का विनाश करने वाला था। इसमें इतनी पावर थी, ये काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली था। ये आपको कहाँ से स्रोत मिलते हैं? विष्णु पुराण से ये आपको स्रोत मिलते हैं। किसके बारे में? महापद्मनंद के बारे में। आखिरकार ये नंदवंश नाम क्यों पड़ा? क्योंकि नंदवंश में आपके 9 राजा हुआ करते थे। कितने राजा? 9। एक तो आपका महापद्मनंद और बाकी 8 जो थे वो किसके पुत्र थे? महापद्मनंद के पुत्र थे। टोटल कितने राजा हो गए? 9 राजा। इसलिए इसको नंदवंश भी कहा गया। इसी कारण से इसका नंदवंश नाम रखा गया है। कहा जाता है जो आपका महापद्मनंद है, इसने कलिंग का निर्माण करवाया, उसमें काफ़ी ज़्यादा नहरों का भी निर्माण करवाया। किसने? महापद्मनंद ने। कहा जाता है महापद्मनंद के पास अनेकों संख्या में सेना थी और काफ़ी ज़्यादा हाथी थे। ये मैंने आपको महापद्मनंद के बारे में बताया और इसके बारे में और जानकारी देते हैं हम। मैं लिखवाना स्टार्ट करता हूँ। ये था, मैंने बताया था आपको महापद्मनंद, क्योंकि जो भी किताब पढ़ते हैं उससे पहले हमको थोड़ा इतिहास करना ज़रूरी होता है, इतिहास में जानना ज़रूरी होता है, उसके विषय में हमको चर्चा होनी ज़रूरी होती है। ये मैंने आपको बताया अलग अलग धर्म के अनुसार, अलग अलग ग्रंथों के अनुसार और पुराणों के अनुसार, विष्णु पुराणों के अनुसार इसका नाम क्या क्या है, इसमें क्या क्या विशेषताएं पाई गई हैं और इसके अलग अलग तथ्य क्या क्या हमको मिलते हैं। और कहा भी जाता है इसने अपनी उपाधि स्वयं ग्रहण कर ली थी। इसका जो इसने उपाधि ली थी उसका क्या नाम था? एक राष्ट्र। इसने एक राष्ट्र की उपाधि स्वयं ग्रहण करी थी और इसकी जो राजधानी थी वो आपकी क्या थी? पाटलिपुत्र। अब मैं इसकी जो जो विशेषता है वो मैं आपको लिखवा रहा हूँ, इम्पोर्टेंट। नंदवंश। (344 BC से 323 BC). इसकी राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र। नंदवंश के फाउंडर कौन थे? महापद्मनंद। इसके कितने पुत्र थे? इसके 8 पुत्र थे। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, 8th। पंडुगति, भूतपाल, राष्ट्रपाल, सिद्धक, केवट,
धंग गोपीषाणक। ये इसके 8 पुत्र थे। किसके? महापद्म नंद के। राष्ट्र की उपाधि ग्रहण की थी, इसकी उपाधि कौन सी थी? इसने एक राष्ट्र की उपाधि ग्रहण की थी। किसने? महापद्म नंद ने। किसने? महापद्म नंद ने। और महापद्म नंद ने कलिंग पर नहरों का निर्माण करवाया था। इसके मंत्री का नाम था कल्पक। महापद्म नंद ने कलिंग पर नहरों का निर्माण करवाया और इसके मंत्री का क्या नाम था? कल्पक। और जितने भी नंद वंश के शासक थे वह जैन धर्म के उपासक थे। और उग्रसेन को ही पुराणों में महापद्म नंद कहा जाता है। और नंद वंश का अंतिम और महान शासक कौन था? घनानंद। और जो आपका जो कल्पक है, इसने कल्पक ने महापद्म नंद के युद्ध में काफ़ी सहायता करी थी। ये मैंने आपको पढ़ाया नंद वंश, जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो मैंने आपको बताया विष्णु पुराण में क्या कहा गया है इसको, बौद्ध ग्रंथों के अनुसार क्या गया है इसको, और विष्णु पुराण में और जो जितने भी मत थे उनको क्या बोला गया, वो मैंने आपको खाली जानकारी के विषय में दिया था। और जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से था वो मैंने आपको लिखवा दिया है। नंद वंश 344 BC से 323 BC, राजधानी पाटलिपुत्र, फाउंडर महापद्म नंद, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं? उग्रसेन। इसका दूसरा नाम क्या था? उग्रसेन। इसके 8 पुत्र थे, पुंडुक, पुंडुगति, भूतपाल, राष्ट्रपाल, दशसिद्धक, केवट, धंग और गोपीषाणक। और इसकी उपाधि, इसने उपाधि कौन सी ली थी? एक राष्ट्र की उपाधि इसने ग्रहण करी थी। महापद्म नंद ने कलिंग पर नहरों का निर्माण करवाया था, क्योंकि इसने कलिंग पर कब्जा कर लिया था, तो इसने वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा विस्तार किया था। इसके मंत्री का नाम क्या था? कल्पक, क्योंकि इसने कल्पक जो था इसका मंत्री था, इसने काफ़ी युद्ध में इसकी सहायता करी थी। और नंद वंश के शासन जितने भी शासक हुए हैं, आज हो गए, आज जितने भी करे हैं नंद वंश में, ये किसके थे? जैन धर्म के उपासक थे। और उग्रसेन को ही पुराणों में महापद्म नंद कहा गया है। नंद वंश का अंतिम और महान शासक कौन था? घनानंद। अब मैं आपको घनानंद के बारे में बताने जा रहा हूँ, अब मैं इसको रख करने जा रहा हूँ। हम बात करते हैं घनानंद की। घनानंद नंद वंश का अंतिम और सबसे महान शासक था। इसको यूनानी लेखकों में अग्रमिच कहा गया है और पुराणों में इसको उग्रसेन ने कहा गया है। कहा जाता है जो नंद वंश का जो अंत हुआ है उसमें सबसे ज़्यादा
जैन धर्म के अनुसार जैन धर्म के ये उपासक थे, इस वजह से नंद वंश का काफ़ी ज़्यादा अंत हुआ। और इसका सेनापति भी हुआ करता था जिसका नाम था भद्रसाल। इसके भद्रसाल को चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित कर दिया था और इसी के शासन पीरियड में सिकंदर का आक्रमण भी हुआ था। उस समय पर टाइम पीरियड क्या था, 326 BC में सिकंदर का क्या हुआ था, आक्रमण। घनानंद के जो जैन थे वो थे आपके अमात्य, शक्ताल और स्थूलभद्र थे। ये कौन थे आपके जैन धर्म के। मुद्रा राक्षस एक किताब है, उसके अकॉर्डिंग बोला गया है जो भी नंद वंश का जो अंतिम शासक हुआ है उसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका किसकी रही है, जैन धर्म की रही है। और चंद्रगुप्त मौर्य ने ही घनानंद को मारकर मौर्य वंश की स्थापना करी थी, क्योंकि जब इसने चाणक्य की काफ़ी ज़्यादा बेइज्जती कर दी थी घनानंद ने, तो चाणक्य ने सभी सभा में बोला था कि एक दिन मैं तेरा जरूर विनाश करूँगा, क्योंकि घनानंद कब सबसे ज़्यादा शक्तिशाली था, सबसे लोगों पर क्रूरता बरसता था। तो चाणक्य ने फिर चंद्रगुप्त मौर्य को ट्रेन करा, उसको ट्रेनिंग दी। कहा जाता है कि जब चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को जब ट्रेनिंग दी थी तो उसको पेड़ों पर सुलाते थे, पेड़ों से काफ़ी ज़्यादा गिरता था और उसको सोने नहीं दिया जाता था, हथियार, उसको शिक्षा प्रदान की जाती थी चंद्रगुप्त मौर्य को। इन्होंने अलग अलग उसको ट्रेनिंग दी थी। जब वह चंद्रगुप्त मौर्य बड़ा हो गया, जब वो शक्तिशाली हो गया, तब चाणक्य की रणनीति से चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को हरा दिया, क्योंकि घनानंद ने काफ़ी ज़्यादा लोगों को परेशान किया हुआ था, काफ़ी ज़्यादा पाड़ित करता था लोगों पे, जिससे चाणक्य जी परेशान हो गए थे। चाणक्य पे भी इन्होंने कई सारे जुर्म किए थे, तो चाणक्य ने इसका घमंड तोड़ने के लिए और इसका विनाश का कारण बने। विनाश का कारण बनने के कारण चंद्रगुप्त मौर्य ने ही घनानंद की हत्या कर दी, मतलब उसको पराजित कर दिया युद्ध में। अब मैं घनानंद के बारे में आपको लिखवाने जा रहा हूँ। यह है सत्ता। यूनानी लेखकों में इसको अग्रिमिश कहा है। पुराणों में उग्र सैन्य कहा है। और इसका अन्य नाम क्या है घनानंद का, जैंद्रिमीच। इसी के समय पर ही 326 BC में ही इसके शासन काल में सिकंदर का आक्रमण हुआ था। और जो घनानंद के जैन अमात्य थे, वहाँ पे कौन कौन थे, शक्ताल और स्थूलभद्र। जब मुद्रा राक्षस की बात करें, एक पुस्तक है उसमें कहा है नंद वंश के विनाश का कारण वो जैन धर्म रहा है। विनाश का कारण कौन था, आपका जैन धर्म रहा है। और चंद्रगुप्त मौर्य ने
चाणक्य की सहायता से इसके सेनापति जिसका क्या नाम था, भद्रसाल, और घनानंद की मृत्यु करके मौर्य वंश की स्थापना करी थी। ये मैंने आपको बताया है घनानंद के बारे में। यह नंद वंश का अंतिम महान शासक था। यूनानी लेखकों में इसको अग्रमीश कहा है, पुराणों में इसको उग्रसेन कहा है। इसका अन्य नाम क्या है, जयंद्रमीज है। 326 BC में इसी के शासनकाल में सिकंदर का आक्रमण हुआ था। घनानंद के जैन अमात्य कौन कौन थे, सक्ताल और स्थूलभद्र थे। मुद्रा राक्षस में कहा है कि नंद वंश के विनाश का कारण जैन धर्म था। चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से घनानंद के सेनापति भद्रसाल और घनानंद की मृत्यु करके मौर्य वंश की स्थापना करी थी। ये मैंने आपको घनानंद के बारे में बताया है। और इसी के टाइम पीरियड पर 2 विदेशी आक्रमण हुए थे, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, जब मैं आपको पूर्व मौर्य काल और पूर्वोत्तर मौर्य काल बता रहा था, हर्यक वंश करवा रहा था, तो मैंने इसमें बताया था इनके शासनकाल में 2 विदेशी आक्रमण हुए थे। अब मैं आपको वो करवाने जा रहा हूँ। अब हम बात करते हैं भारत के 2 विदेशी आक्रमण। पहला था आपका ईरानी आक्रमण, जिसको वंश को क्या नाम दिया जाता है, हखामनी वंश। और जो इसके रूलर थे वो कौन थे, साइरस सेकंड, जो कि साइरस सेकंड ने भारत के उपमहाद्वीप पर आक्रमण कर दिया था। और इसका साइरस सेकंड का पुत्र कौन था, डैरियस प्रथम, या उसको दारा प्रथम भी कहते हैं। सन 518 BC में इसने भारत के कंबोज और गंधार पर आक्रमण कर अधिकार प्राप्त कर लिया था। और जो इसका जो स्रोत है वो कहाँ से मिलता है, बहेस्तून से अभिलेख से मिलता है। अब मैं आपको ये लिखवाने जा रहा हूँ। ईरानी आक्रमण, इसको ईरानी आक्रमण भी कहते हैं, या फिर इसको बोलते हैं हखामनी सेकंड। इसने ही भारत के उपमहाद्वीप पर आक्रमण किया था। और इसका सन था, कौन था, डैरियस प्रथम, या फिर इसका दूसरा नाम क्या है, दारा प्रथम। इसने आपकी 518 BC पर कंबोज और आपका था गंधार पर अधिकार प्राप्त कर लिया था। और जो इसका साक्ष्य मिलता है वो कहाँ से मिलता है आपको, इसका जो साक्ष्य मिलता है वो मिलता है आपको बहेस्तून अभिलेख से। ये मैंने आपको बताया ईरानी आक्रमण, यह इसका दूसरा नाम क्या है, हखामनी से भी क्वेश्चन आया था। ईरान वंश का क्या नाम था, हखामनी वंश। क्या था, हखामनी वंश। रूलर कौन थे, साइरस सेकंड। इसने क्या करा था, भारत के उपमहाद्वीप पर आक्रमण किया था। सन का क्या नाम था, डैरियस प्रथम या दारा प्रथम। 518 BC में भारत के सिंधु नदी भूभाग सहित कंबोज और गंधार पर अधिकार प्राप्त कर लिया था। किसने, डैरियस प्रथम या दारा प्रथम ने। फिर इसके साक्ष्य कहाँ से मिलता है, बहेस्तून अभिलेख से इसका साक्ष्य मिलता है। अब मैं आपको कराने जा रहा हूँ यूनानी आक्रमण। यूनान के प्लेस का क्या नाम है, मकइनिया। इसके
रूलर का क्या नाम है? फिलिप। इसके सन का क्या नाम है? सिकंदर। आप सब लोग सिकंदर के बारे में तो जानते हैं। सिकंदर और पोरस के जब युद्ध हुआ था, सिकंदर ने पोरस को पराजित कर दिया था। तो पोरस भी अपने आप में महान शासक था। अलेक्जेंडर ने कहा कि तुम सर झुका लो। उसने कहा आप मेरा सर से धड़ कर दीजिए, लेकिन मैं आपके सामने सर नहीं झुकाऊंगा। तो अलेक्जेंडर ने इसके बाद से, इसके उत्साह से, इसके मोटिवेशन से प्रभावित होकर इसको माफ़ कर दिया। किसको? पोरस को। और फिर वहाँ से ये वापस चला गया था। अलग अलग मत थे। सिकंदर का भी कोई ऐसा कोई मत नहीं है कि इनकी मृत्यु कैसे हुई थी। कोई कह रहे थे जा रहे थे तो बीच में समुद्र का साइक्लोन आ गया था, वहाँ से मृत्यु हो गई थी। किसी ने कहा था बीच में कहीं युद्ध हुआ था, वहाँ पर भी इनकी मृत्यु हो गई थी। अलग अलग थे। एक साक्ष्य मिलता है इतिहास का, इनकी तबीयत बिगड़ने पर इनकी मृत्यु हो गई थी। इसका कोई मतलब रियल नहीं है कि इनकी मृत्यु कैसे हुई थी। जैसे सुभाष चंद्र के बारे में किसी को नहीं पता इनकी मृत्यु कैसे हुई थी, अभी भी कहा जाता है कुछ नहीं पता। ऐसे इनके बारे में सिकंदर का भी कुछ नहीं पता इनकी मृत्यु आखिर हुई कैसे, बस सब कल्पना के तौर पर हम सब लोग मान लेते हैं। तो मैंने क्या बताया, यूनान में प्लेस है मकीनिया। रूलर कौन थे? फिलिप। इनका सन का क्या नाम था? सिकंदर। ये मैंने आपको बताया। सिकंदर ने किसका अंत किया था? थर्ड सेंचुरी में। इसने पर्शियन का अंत कर दिया था। किसने? सिकंदर ने। किसका? पर्शियन लोगों का अंत कर दिया था। और इसने क्या करा? इसने रसिया के डैरियस थर्ड को पराजित कर दिया था। किसने? सिकंदर ने। फिर 326 बीसी में क्या हुआ था? वितस्ता का युद्ध / स्पीच। इनका युद्ध हुआ था किन किन के बीच में? जेंडर के बीच में, सिकंदर और पोरस के बीच में। इसमें क्या हुआ था? पोरस पराजित हो गया था। और इसकी बहादुरी को देखकर पोरस ने इसको क्या कर दिया था? माफ़ कर दिया था। पोरस की बहादुरी को देखकर सिकंदर ने इसको माफ़ कर दिया था। और सिकंदर ने अपने शासनकाल में 2 शहर बनवाए थे। कौन शहर बनवाए थे? 2। किसने? सिकंदर ने। सिकंदर ने 2 शहर का निर्माण कराया। उन शहर का क्या नाम था? एक का नाम था विजयनगर, एक का नाम था बुक्का फेला। और जो आपका बुक्का फेला है यही आपके सिकंदर के घोड़े का नाम था। और विजयनगर को और क्या बोला जाता है? निकैया। और क्या बोला जाता है? निकैया। जब सिकंदर की तबीयत बिगड़ने से इसकी मृत्यु हो जाती है
तब यह अपना साम्राज्य किसको दे देता है, सेल्यूकस निकेटर को। सेल्यूकस निकेटर को अपना साम्राज्य दे देता है और ये कहाँ पर चला जाता है, बेबीलोन। आपका ये फिर आपका सेल्यूकस निकेटर बेबीलोन चला जाता है। मैं आपको ये रिपीट करा देता हूँ। यूनानी आक्रमण, यूनान में प्लेस का नाम है मकीनिया। रूलर फिलिप, सन कौन था, सिकंदर। 3rd सेंचुरी में पर्सिया का अंत कर दिया था इसने। फिर इसने रसिया के डेरियस III को भी पराजित कर दिया था। फिर आपका 326 BC में बेतस्ता और हाइडेस्पिस का युद्ध हुआ था अलेक्जेंडर और पोरस के बीच में, जिसमें पोरस पराजित हो गया था। जबकि पोरस की बहादुरी को देखकर सिकंदर ने इसको क्या करा था, माफ़ कर दिया था। फिर सिकंदर ने 2 राज्य बनाए थे, शहर बनाए थे, विजयनगर जिसको निकैया और बुकाफेला जिसको सिकंदर के घोड़े का नाम है। फिर सिकंदर की तबीयत बिगड़ने से उसकी मृत्यु हो जाती है। सेल्यूकस निकेटर को ये अपना साम्राज्य सौंप देता है। फिर यह सेल्यूकस निकेटर आपका बेबीलोन चला जाता है। फिर इनके पिता का क्या नाम था, एंटियोकस, और 323 BC में इनकी मृत्यु हो जाती है। जैसे पृथ्वीराज चौहान का क्या नाम था, चेतक था, काफ़ी ताकतवर था, काफ़ी युद्ध में साथ दिया था पृथ्वीराज चौहान का। जब उसके पैर में किसी ने तलवार मार दी थी तो तब भी वो भागता रहा था उनकी जान बचा कर। और उसने एक नदी को दूसरे नदी को क्रॉस कर दिया था, तब फिर उसने अपने प्राण त्याग दिए थे। वैसे ही उनके घोड़े का नाम क्या था, चेतक। इनके घोड़े का क्या नाम था, बुकाफेला। जो मैं आपको करवा रहा हूँ उसको नोट डाउन कर लेना, मैं साइड में हो जा रहा हूँ। देखिए, जो स्टार्टिंग में पढ़ाई कर रहे हैं इतिहास, आपको पहले इतिहास प्रॉब्लम लगेगी, कुछ समझ में नहीं आएगा कि इतिहास आखिर क्या है। स्टार्टिंग में जो पढ़ते हैं उनको प्रॉब्लम, मुझे भी प्रॉब्लम हुई थी जब मैं उसको रिकॉल करता गया, रिवीजन होता गया, फिर मुझको हिस्ट्री अच्छी लगने लगी। क्योंकि आप लोगों को पता नहीं रहता ना पढ़ना क्या है, कैसे पढ़ना है, कैसे नोट्स बनाने हैं। आप वन लाइनर के चक्कर में रहते हैं। वन लाइनर से कभी हिस्ट्री समझ में नहीं आती जब तक आप उसको समझेंगे नहीं या फिर आपको सामने समझाने वाला नहीं होगा। तो इतिहास काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी अच्छा है, इसको पढ़िए। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत। और लोगों को घर घर तक पहुंचाना। मेरी पूरी कोशिश है आपको अच्छे से हिस्ट्री समझ में आए। अपने बॉडी को मैं विराम देता हूँ। थैंक यू।